अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं डॉक्टर फिजा खान और मैं हूं पाकिस्तान। इस वक्त आलमी सियासत का मंजरनामा मशरक़ वुस्ता में धमाकों, बमबारी और नस्लकुशी से लबरेज है, मगर असल मार्का कहीं और बरपा है। असल निशाना पाकिस्तान है। जंगो जदल कहीं और है, मगर शमशीर की नोक पाकिस्तान की तरफ है। ये कोई जज्बाती बयान नहीं बल्कि तारीखी, स्ट्रेटेजिक और बयानाती हकाइक पर मबनी तज्जिया है। आलमी मंजरनामे पर अगर किसी रियासत की नजरियाती बुनियाद, अस्करी सलाहियत और स्ट्रेटेजिक अहमियत ने दुश्मनान इस्लाम की नींदें हराम कर रखी हैं, तो वो कोई और नहीं बल्कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। हमारा मुल्क ये वाहिद मुल्क है जिसकी बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह इसके नजरिए पर रखी गई है, कलमे के नजरिए पर रखी गई है, जो दुनिया की वाहिद मुस्लिम एटमी ताकत है, जिसकी फौज ने न सिर्फ खित्ते के बड़े जो तागूती अजाइम हैं उनको खाक में मिलाया, बल्कि आलमी प्रॉक्सी वॉर का सीना तान कर मुकाबला किया। जब इसराइल ईरान की पुरअमन जौहरी सलाहियत से लरसता है, तो अंदाजा कीजिए कि पाकिस्तान जो कि एटमी सलाहियत का हामिल है, मुनज़्ज़िम फौज रखता है, उसके वजूद से इसराइल को कितनी गहरी चुभन महसूस होती होगी। गजा, शाम, लबनान और ईरान पर चढ़ाई सिर्फ जाहिरी महाज है। असल मार्का इस नजरियाती रियासत के खिलाफ है जो ग्रेटर इसराइल के ख्वाब को ताबूत में तब्दील करने की पूरी सलाहियत रखती है। वही पाकिस्तान जिसने कभी इसराइल के वजूद को तस्लीम नहीं किया, ना सिफारती ताल्लुकात कायम किए, ना इसके जराइम पर खामोशी इख्तियार की, और यही वो दीवार है जो सिहोनी एजेंडे के रास्ते में सीना सफर है। ईरान अभी जौहरी दहलीज पर है, लेकिन इसराइल और उसके मगरबी हलीफों को वो भी गवारा नहीं। तो फिर पाकिस्तान जो जौहरी तजर्बात कर चुका है, जदीद मिसाइल सिस्टम रखता है, और जिसके पास दुनिया की बेहतरीन इंटेलिजेंस एजेंसी ISI है, जिसके पास दुनिया की बेहतरीन फजाइया है, जिसने एक ही वार में भारत के राफेल और गुरूर को खाक में मिला दिया, सिहोनी मंसूबा साजों के लिए सबसे बड़ा खतरा क्यों ना हो। जब पाकिस्तान ने 1998 में एटमी धमाके किए, तो सिर्फ भारत को जवाब नहीं दिया गया, बल्कि पूरी दुनिया को पैगाम दिया गया कि पाकिस्तान कमजोर नहीं। तब इसराइली मीडिया और थिंक टैंक्स में हंगामा मच गया। इस्लामी बॉम्ब, मगरबी थिंक टैंक्स पे रिपोर्ट जो शाया हुई वो क्या हुई कि जी पाकिस्तान मुस्तकबिल में सबसे बड़ा जौहरी खतरा साबित हो सकता है। लेकिन जरा इनका दोगलापन देखिए, जब हिंदू और यहूदी एटम बम बनाते हैं तो वो यहूदी और हिंदू बम नहीं कहलवाते, वो कौमी सलामती का इस्तारा होते हैं। लेकिन जब एक मुसलमान रियासत अपने दिफा के लिए जौहरी ताकत हासिल करे तो उसे इस्लामी बम कहकर बदनाम किया जाता है। ये महज इस्तिलाही तफरीक नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक गहरी मुतासिब सोच भी है, और जो मुस्लिम उम्मा को ताकतवर नहीं देख सकती है। दुनिया में बहुत से ममालिक एटमी ताकतें हैं, लेकिन ईरान के जौहरी प्रोग्राम को हराम करार क्यों दिया जाता है, जरा सोचिए। सिर्फ पाकिस्तान के एटमी हथियारों को इस्लामी बॉम्ब क्यों कहा जाता है, जरा सोचिए क्यों। क्योंकि दरअसल ये एटम बॉम्ब एक रियासत का हथियार नहीं है, बल्कि एक अकीदे का इस्तारा बन चुका है, जो मगरबी और सिहोनी ज़हनियत के लिए नाकाबिले कबूल है। असर हाजिर की आलमी सियासत में अगर दो रियासतें जुल्म, बर्बरियत और मुनाफिकत का इस्तारा बन चुकी हैं, तो भारत और इसराइल हैं। दो ऐसी कुव्वतें जो बज़ाहिर जुग्राफिया के एतबार से दूर, मगर नजरियाती खबासत में एक दूसरे की जुड़वा बहनें कह लें। एक जानिब कश्मीर की धरती पर भारतीय फौज का सफाकी से किया गया जुल्म और राज, और दूसरी जानिब फलस्तीन की जमीन पर इसराइली जारहियत। इसराइल ने फलस्तीन को खून में नहलाया, तो भारत ने कश्मीर में जुल्म का बाजार गरमाया। भारत और इसराइल का एक गठजोड़ सांप और बिच्छू की दोस्ती है। इसराइल ने मस्जिद अक्सा को पामाल किया और भारत ने बाबरी मस्जिद को शहीद किया। दोनों का एक ही मकसद है, हक की आवाज को दबाना, जुल्म को मुसल्लत करना और अमन को पामाल करना। 1981 में इसराइल ने भारत के ताउन से कोहोटा पर हमले का मंसूबा बनाया, जिसे ऑपरेशन शक्ति का नाम दिया गया। मगर हमारे इंटेलिजेंस इदारों की बरवक्त इतला और उस वक्त के सदर जनरल जियाउल हक ने दो टोक पैगाम दिया कि अगर पाकिस्तान के जौहरी असासों पर हमला हुआ तो हम तुम्हारे तेवर ही नहीं बल्कि तुम्हारी आंखों की स्याही भी मिटा देंगे, तुम्हारे एटमी प्लांट खाक कर देंगे। और उस बयान ने उस नापाक मंसूबे को ज़मीबोस कर दिया। फरवरी 2019 पुलवामा हमले के बाद भारत ने इसराइल के ताउन से पाकिस्तान पे हमले की कोशिश की, मगर पाकिस्तान ने जो ऑपरेशन किया उसके जरिए भारत को वो सबक सिखाया कि ना सिर्फ उसका तैयारा गिराया, बल्कि उसका पायलट गिरफ्तार करके पूरी दुनिया के सामने भारत को शर्मिंदा कर दिया। पाकिस्तान पर भारत का यह हमला सिर्फ भारत का नहीं था, ये दरअसल इसराइली हिमायत और अमरीकी पुष्पनाही से होने वाली एक मुश्तरका मुहिम थी। ये सब दरअसल फितना अल हिंद की एक शाख है, जो आज इसराइली साया शैतानी में पनप रही है, जिसका मकसद पाकिस्तान को दबाव में लाना था। मगर वो नहीं जानते थे कि पाकिस्तान मैदान जंग में सिर्फ हथियारों से नहीं, गैरत से, महारत से और आज़म से लड़ता है। पाकिस्तान की गयूर और बहादुर अफवाज ने भारत को अपने वक्त और तय करदा तरीके से जवाब दिया।
मई 2025 खून आशाम भेड़िए मोदी ने झूठा प्रोपेगेंडा रचाकर एक बार फिर अपने सियासी मकासद और सियोनी आकाओं की दरपर्दा हिमायत और फरमाइश पर पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखने की कोशिश की। भारत ने रात के अंधेरे में अपनी गलीज चाल चली, लेकिन फिर दुनिया ने देखा कि भारत को वही सबक मिला जो इससे पहले कई बार सीख चुका है। पाकिस्तान ने न सिर्फ खित्ते में अमन के लिए कुर्बानियां दी, बल्कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 80,000 से ज्यादा जानों का नजराना पेश किया। इस सब के बावजूद पाकिस्तान के खुलूस को कमजोरी समझने वाले जान लें कि पाकिस्तान गजा नहीं है और ना ही इराक है। ये एक एटमी, नजरियाती, अस्करी और कौमी कुव्वत है जो हर हमले का जवाब ना सिर्फ देता है बल्कि तारीख भी रकम करता है। जब हम जवाब देंगे तो दुनिया देखेगी। फिर दुनिया ने देखा, मोदी जी आईना देखने का वक्त है। अब तो अमेरिका के सदर ट्रंप ने भी भारत को पूरी दुनिया में बेनकाब कर दिया। पाकिस्तान के दुश्मन अपनी चालें तरतीब दिए बैठे हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि चालाकी के जाल में उकाब नहीं फंसा करते। लेकिन सुन लो, हिंदुत्व के सरकार, चाणक्य के पैरोकार, गजा के मासूम बच्चों के कातिल नेतन्याहू, पाकिस्तान न सिर्फ तैयार है बल्कि फैसला कुन जवाब देने की मुकम्मल सलाहियत रखता है। सिहोनी और हिंदुत्व लॉबी के सबसे मुहल्लिक हथियारों में एक है आलमी मीडिया। वही मीडिया जो गजा में बच्चों की लाशों को नजरअंदाज करता है, जो कश्मीर के निहत्थे मजलूमों की चीखें नहीं सुनता मगर पाकिस्तान को दुनिया का खतरनाक मुल्क बनाकर पेश करता है। पाकिस्तान के खिलाफ बयानिया कुछ यूं तश्कील दिया जाता है, पाकिस्तान दहशतगर्दों की पनाहगाह है, एटमी असासे गैर महफूज हैं, इदारे कमजोर हैं, रियासत इंतशार का शिकार है। मगर ये सब झूठे बयानिए दुश्मन की वो चालें हैं जो पाकिस्तान को आलमी सतह पर तन्हा और कमजोर करने की साजिश का हिस्सा हैं। इनका मकसद सिर्फ यही है कि पाकिस्तान को आलमी बरादरी में तन्हा करना और इसके एटमी असासों को गैर महफूज जाहिर करना, आलमी बयानिए में उसके नजरियाती वजूद को मशकूक बनाना। और जब अस्करी महाज पर दुश्मन नाकाम रहा तो मुआशी अलगार शुरू कर दी। मुआशी दहशतगर्दी के तहत पाकिस्तान को डिफॉल्ट के दहाने तक पहुंचाने की साजिशें की गई। करप्ट सियासी अनासिर, अंदरूनी इंतशार को हवा दी गई ताकि रियासत कमजोर हो। मगर दुश्मन ये भूल गया कि पाकिस्तान की बुनियाद मट्टी पर नहीं, नजरिए पर है, और नजरिए पर कायम कौम में कभी फना नहीं होती। अफवाज पाकिस्तान की मुस्तादी और अवाम की बेदारी दुश्मन के हर वार को नाकाम बनाती चली आई है। सिपा सालार जनरल सैयद आसिम मुनीर की ललकार दुश्मन के लिए वाज़ेह पैगाम है। पाकिस्तान गजा नहीं, ना लबनान, ना इराक। पाकिस्तान एक नजरियाती रियासत है जो अपनी खुद मुख्तारी की हिफाजत के लिए हर हद तक जा सकता है। There is no power on earth which can undo Pakistan, inshallah. निहत्ते लोगों और मासूम बच्चों पर अपनी बर्बरियत मुसल्लत करने वालों, पहलगाम जैसे मकरू फरेब रचाने वालों, सुन लो कि पाकिस्तान तुम्हारे नापाक ख्वाबों को कब्रिस्तान बना देगा। जिस रोज तुमने पाकिस्तान को चैलेंज किया वही दिन तुम्हारे जवाल की इब्तिदा होगा। इस नजरियाती रियासत की बका इसके ईमान, कुर्बानी और इत्तेहाद में मुज़मर है। दुश्मन की हर चाल को नाकाम बनाने के लिए पाकिस्तान के पास सिर्फ हथियार नहीं बल्कि एक अज़म है जो अल्लाह पर ईमान, कौम की मोहब्बत और वतन की हिफाजत के जज्बे से लबरेज है। पाकिस्तान एक चिराग है उम्मीद का। दुश्मन जितनी भी साजिशें कर ले, जितने भी महाज खोल ले, पाकिस्तान ना झुकने वाला है ना बिखरने वाला है। ये मुल्क ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पर बना और इसी ईमान की ताकत से दुश्मन की हर चाल को खाक में मिलाता रहेगा इंशाअल्लाह। पाकिस्तान का परचम सिर्फ कपड़ा नहीं, ये शहीदों के लहू से रंगी हुई वो निशानी है जो हर दुश्मन को बताती है कि हम जिंदा कौम हैं, पुरअज़्म कौम है। पाकिस्तान का हर फर्द जौहरी बम है तुम्हारे लिए। ये मुल्क ना मिटाया जा सका है और ना ही मिटाया जा सकेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। शानदाना गुलजार साहबा मेरे साथ मौजूद हैं, किसी तारीफ की मोहताज नहीं। बहुत शुक्रिया शानदाना वक्त देने के लिए, ज्वाइन करने के लिए। शानदाना, सबसे पहले मैं मखसूस नशिस्तों के हवाले से बात करना चाहूँगी। वो जो हलफ सीएम साहब ने लेना था लेकिन गवर्नर साहब ने लिया और उसके हवाले से अब अदालत जाने की खबरें गर्दिश कर रही हैं कि सीएम साहब अदालत जाएंगे। क्या देखेंगे अब आगे हम? देखें, अली अमीन गंडापुर एक चोरी के खिलाफ अदालत रुजू कर रहे हैं। ये सीटें सुप्रीम कोर्ट ने एक पाकिस्तान के खिलाफ, या तो सुप्रीम कोर्ट के तो बड़े कारनामे ना पाकिस्तान में, भुट्टो साहब का फैसला भी इसी सुप्रीम कोर्ट से आया था। अब जो औरतें जो सीटें ही नहीं जीती हैं, नेशनल आपका एक प्रिंसिपल है, आपके आइन में ये लिखा हुआ है कि जब 4 एमपीए या 4 एमएनए सीट जीतते हैं तो उस पार्टी को एक रिजर्व सीट मिलती है। अब आप देख ले सीटें इनकी जो प्रोविंशियल असेंबली में है, सीटें प्रोविंशियल असेंबली इनकी 15 हैं और आपको रिजर्व इनको 16 दे रहे हैं। ये कैसे हो सकता है? किस आइन में? ये अमेरिका का आइन है, आप ये वियतनाम का आइन है। तो अली अमीन बिल्कुल ठीक फैसला किया उन्होंने कि इसके खिलाफ वो रुजू करेंगे।
हाई कोर्ट में ये गैर कानूनी काम हो रहा है, आईनी काम हो रहा है। जब एक गलत बात है तो वो गलत बात है, वो गैर आईनी है, वो गैर कानूनी है। और बहुत अच्छी बात है कि अली अमीन उसके खिलाफ जा रहा है। इसकी कोई तुक नहीं बनती है कि जो लोग इलेक्शन ही नहीं जीते अब उनको रिजर्व सीट्स दे रहे हैं। सवाल ही पैदा नहीं होता इसका। अच्छा, सेनेट इंतखाबात के हवाले से जो वहाँ पे चल रहा है, और कल भी खुरम ज़िशान मेरे साथ मौजूद थे, जो कुछ लोग हैं जिन्होंने स्टैंड लिया हुआ है, जो कि अपना एक ठोस मौक़िफ़ लेके खड़े हुए हैं, उस पर डटे हुए हैं, और विद इन पार्टी उनको जो पॉलिटिक्स का सामना करना पड़ रहा है हॉर्स ट्रेडिंग के हवाले से। 2 दिन पहले इख्तियार वली खान साहब भी मेरे प्रोग्राम में कहकर गए कि बायर और सेलर दोनों एक ही पार्टी से हैं। ये सिचुएशन कैसी लग रही है आपको? डॉक्टर साहब, आपकी आवाज कट कट के आ रही है। मैंने खुरम ज़ीशान का लफ्ज सुना है और ये लिस्ट का नाम सुना है। देखिए, मैंने बहुत बताते टीवी शोज पे ये बात कही है कि इमरान खान की ट्वीट में ये क्लियर है कि पार्टी फैसला करेगी रिजर्व सीट्स का। उन्होंने MNA MPA या पॉलिटिकल पार्टी कोर कमेटी नहीं कहा, पार्टी। और आप कोई भी सोशल मीडिया उठा के देख ले, PTI का हर वर्कर खुरम ज़ीशान, आयशा बानो और उसके साथ खड़ा है, क्या कहते हैं, इरफान सलीम के साथ। तो अगर पार्टी की कुछ बंदगान, 5-6 चुने हुए गिने चुने लोग इनके खिलाफ जाएंगे, पार्टी के वोट के खिलाफ, तो फिर तो आप देखेंगे नुकसान होगा पार्टी का। दूसरा, ये जो कहते हैं कि बैरिस्टर सैफ खान से नाम लेके आया है, खान साहब की बहनों ने तो जेल से निकल के साफ बता दिया कि कोई लिस्ट नहीं है। इमरान खान ने बोला कि पार्टी बैठ के बाहमी मुशावरत करे। तो ये तो बाहमी मुशावरत नहीं होती है कि एक बंदा अस्पताल में बीमार लेट जाए और बाकी 3-4 फैसला कर लें, ऐसे नहीं होगा। ये पार्टी का फैसला होगा, पार्टी के वर्कर का फैसला होगा। जिन लोगों ने जान बिखेरी है इस पार्टी पे, ना भागे मुल्क से ये लोग, ना ये छुपे, ना आयशा बानो भागी पाकिस्तान से, ना इरफान भागा, ना खुरम भागा। तो हम किस तरह एक ऐसे आदमी को सीट देने की कोशिश कर रहे हैं जो भगोड़ा भी है, जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, इमरान खान के खिलाफ बात की है। जी 9 मई की मजम्मत करता हूँ, फौज हमारी बहुत अच्छी है। तो 9 मई इमरान खान ने तो नहीं कराई थी, किसने करवाई थी? जिसने कराई थी उनको पूछो, उनको सजा दो। तो जो बंदा इमरान खान के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, फिर तो परवेज खटक को भी दे दे सीट, फवाद चौधरी को भी दे दे, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गए सबको सेनेट की सीटें दे दें, फिर रह क्या गया? अच्छा, आगे तहरीक का मुस्तकबिल क्या देखती हैं आप? क्योंकि तहरीक के हवाले से जारी बात है, किसने लीड कर, किसके पास ये रोल होगा। आप खुद एक खातून है, चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब आलिया साहिबा ने जिस तरह की भी ट्वीट्स की, गमो गुस्से का इजहार किया, आपका उस हवाले से क्या मौकिफ है? आपका ये सवाल नहीं समझ आया, दोबारा पूछिए। आलिया हमजा साहिबा, जब उन्होंने बतौर चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब PTI गमो गुस्से का इजहार किया, गिले शिकवे किए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पे आके भी, फिर कैमरे के सामने, आपको लगता है कि उनको मदू जो नहीं किया गया था, उसके बाद खैर सलमान अकरम राजा और बाकी सबकी स्टेटमेंट्स भी आ गई, आप उस मामले को कैसे देखती हैं बतौर खातून भी? और उनका एक किरदार है, उनकी भी एक कुर्बानी है PTI के लिए। देखिए, सलमान राजा साहब ने एक क्लियर बात उस दिन कह दी, मैंने भी ये कंट्रोवर्सी इंटरनेट पे ही देखी। सलमान राजा साहब ने कहा कि अगर इतना ही कोई बड़ा मसला था तो जब इमरान खान एक दफा ऑर्डर दे दिया, शेर अफजल मरवत को पार्टी से साइड पे इसलिए किया गया कि वो इंटरनल इख्तलाफात बाहर लेके आते थे, तो क्या ये कानून सिर्फ शेर अफजल मरवत पे अप्लाई होता है, औरों पे अप्लाई नहीं होता? सलमान राजा की बात बिल्कुल ठीक है। दूसरी बात, जिसने भी आलिया को वर्गलाया और ये स्टेटमेंट और ये ट्वीट करवाई, उनसे बहुत ही बेवकूफाना लोग हैं, वो आलिया के दुश्मन, आलिया के दोस्त नहीं है। तीसरी बात, सलमान राजा ने कहा कि खान साहब ने कहा है और खान साहब की बहन ने भी कहा है कि बहुत अच्छा हुआ कि KP के तमाम लोग पंजाब गए। चौथी बात, अगर इतना ही बड़ा इशू था तो पार्टी के अंदर क्यों डिस्कस नहीं हो सकता था? आई थिंक। और फिर जो आखिरी बात सलमान साहब ने कही कि आलिया उनकी बहन है, वो शायद वो भी जज्बाती हो गई, शायद सलमान साहब भी जज्बाती हो गए, वहां बैठ के बातचीत इसको कर लेंगे। बट देखें, हम एक जमहूरी पार्टी है, हम नून लीग और पीपल्स पार्टी की तरह चापलूस तो है नहीं। मरियम ने ये बोल दिया बस ये सारे करो, ऐसा कभी नहीं होगा। हम जमहूरी पार्टी है। और आपने शुरू में एक बात की, मैं सुन रही थी भुट्टो साहब वाली बात, भुट्टो साहब की फांसी इसलिए हुई थी क्योंकि पीपल्स पार्टी में उस वक्त सब अच्छा था। बेनजीर भुट्टो को शहीद ही इसलिए किया गया कि सारी पार्टी एक तरफ थी। अगर जिन को पता था, और बहुत लोगों को पता था कि बीबी की शहादत इज ऑन द कार्ड्स, बहुत लोगों को पता था कि भुट्टो साहब की शहादत इज ऑन द कार्ड्स, बट वो लोग अपना मुंह नहीं खोलते थे, मिन करते रहते थे, जी बाहमी मफाहमत। नो, वी आर पीपल, वी आर नॉट पीपल्स पार्टी, वी आर नॉट नून लीग, वी आर PTI। और हमें इमरान खान की जिंदगी चाहिए जितनी अल्लाह ने उनके लिए लिखी है। और हमें इमरान खान ने यह तरीका सिखाया कि सवाल पूछा जाएगा। अगर हमें इमरान खान ने इजाजत दी है कि हम इमरान खान से सवाल पूछ सकते हैं, तो ये बाकी कौन होते हैं? हम सबसे सवाल पूछेंगे, हम एतराज करेंगे। हाँ, बात है पार्टी डिसिप्लिन की, तरीके से बात हो, मौकफ पे बात हो, कानूनी बात हो, आईनी बात हो, हक की बात हो। चलें, तहरीक फिर चल रही है आप लोगों की? मैम,
हमारी तहरीक शुरू हुई थी 25 मई 2022 को, आज तक खत्म नहीं हुई। पर्चे ही पर्चे हम पे कट रहे। मेरे हल्के में इंटीरियर मिनिस्ट्री ने एक राव अनवर पार्ट 2 भेज दिया। ये चाहते हैं कि जिस तरह राव अनवर ने सिंध बर्बाद किया, मंगल बाग ने ऑलरेडी केपी को बर्बाद किया हुआ है। फेडरल गवर्नमेंट सिर्फ एक चीज चाहती है, पाकिस्तान की बर्बादी, लेकिन मेरे सूबे में हम नहीं होने देंगे। ये याद रखे, 77 साल से वी आर अ बैस्टियन ऑफ फ्रीडम। We are not going to allow KP पुलिस और मरियम नवाज और हर चाचा और जरदारीज इन्फ्लुएंस कि हमारा सूबा गंदा हो जाए, हमारे लोग गंदे हो जाए, हमारी पार्टी गंदी हो जाए। ये एक जिहाद है, मरना है तो मरेंगे, लेकिन कभी की बैत नहीं करेंगे। नेवर गोइंग टू हैपन। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपकी कीमती वक्त के लिए। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्जियाकार आमिर ज़िया साहब। किसी तारुफ के मोहताज नहीं, बहुत शुक्रिया आमिर साहब वक्त देने के लिए, ज्वाइन करने के लिए। आमिर साहब, खैबर पख्तूनख्वा का जो मामला है वही अभी ज़ेर बहस है, उसी पे तमाम लोग बात कर रहे हैं। मखसूस नशिस्तों पर जो अराकीन है उन्होंने हलफ उठा ही लिया है, लेकिन जिस तरह ये मामला हुआ, आप समझ रहे हैं कि बिल्कुल ठीक हुआ ये? देखिए, पाकिस्तान की बदकिस्मती है हमारी जमहूरियत की, कि कुछ भी आप काम कर लें तो उसमें कोई ना कोई तनाज़ा पैदा हो जाता है। तो इस मरतबा भी जो है वो तनाज़ों से कहते हैं अलग नहीं हुई ये बात। पहली बात ये कि आपको तहरीक इंसाफ के अंदर जो है बहुत ज़्यादा इतराज़ात मिल रहे हैं, पूरे जिस तरह से टिकट्स बांटे गए, और इस बात पे भी वहाँ पे सवालिया निशान है कि जी आपने जिन लोगों के साथ आपकी लड़ाई है और जिनकी वजह से आप एक्यूज करते हैं, जिनको इल्जाम लगाते हैं कि जी इन्होंने हमारे साथ गलत किया, हम पे जबर कर रहे हैं, उन्हीं के साथ आप एक जो है इलेक्ट्रल अंडरस्टैंडिंग भी कर रहे हैं। और इस समझ में भी आता है कि जी जो एक हार्ड लाइनर्स होते हैं पार्टी का, जो वर्क फोर्स होती है, वो चीजों को ब्लैक एंड व्हाइट में देखती है, उस तरह से नहीं देखते कि जो सीनियर क़यादत देख रही होती है। मगर इनके हालात यूं और पेचीदा हो गए कि एक आपको नजर आ रहा है कि अदम इत्मीनान भी है वहाँ के मिनिस्टर के ऊपर, अली अमीन गंडापुर साहब के ऊपर भी, और लोग उनकी उस पे सवाल करते हैं कि जो उनकी हिकमत अमली के ऊपर भी सवाल कर रहे हैं। और जाहिर है क्योंकि उनकी मरकजी क़यादत जेल में है तो उनको इतना स्मूथ रन नहीं मिल रहा है। तो एक चीजें जो है वो कहते हैं ना पेचीदा हो गई हैं। और अब जाहिर है कि इसका इसका जो एडवांटेज होता है कि जब भी आपकी वहाँ की रूलिंग पार्टी के अंदर तकसीम होगी और में दाल बटेगी तो उनके मुखालफिन को उसका फायदा होगा। आप मुझसे बेहतर जानती हैं, उनको प्रोपेगेंडे का एक नया हथियार मिलेगा जो कि उनके हाथ में थमा दिया गया है। जनाब, ठीक है। अच्छा आमिर साहब, एक चीज़ ये समझ नहीं आती मुझे कि अली अमीन गंडापुर साहब, तोपों का रुख हमेशा उनकी तरफ होता है, यानी विद इन पार्टी उन पर एक अदम एतमाद, उन पे ट्रस्ट नहीं किया जाता है, ट्रस्ट डेफिसिट आप कह सकते हैं। और वही अली अमीन गंडापुर साहब ऐसी पोजीशन कई बार ले रहे होते हैं कि लगता है कि शायद पार्टी की जो एक लाइन है, जो पार्टी का बयानिया है, उसको वही लेकर चल रहे हैं। फॉर एग्जांपल, टू बी वेरी ऑनेस्ट, पार्टी का जो इस टाइम पे इख्तलाफ है वो एस्टैब्लिशमेंट से, ये सबको पता है। जब फील्ड मार्शल का वो हुआ था सदर प्रेसिडेंट हाउस में, तकरीब जब हुई थी, तो वहाँ पर तमाम सीएम्स थे और बतौर सहाफ़ी मैं भी वहाँ पे थी, कुछ लोग वहाँ पे थे हमारी सहाफ़ी कम्युनिटी से। तो हम सब एक ही बात कर रहे थे, बीबीटीवी पर भी वो बात है कि वहाँ पे अली अमीन गंडापुर साहब नहीं थे, उनको वहाँ पर होना चाहिए था। फिर बहुत से मामलात ऐसे होते हैं कि जो कि मुल्क के मामलात हैं, जहाँ पे कौमी सलामती के मामलात होते हैं, वो आपके नेशनल इश्यूज़ होते हैं, पूरी कौम के मुफाद में जा रहे होते हैं। वहाँ पे सुबाइयत का फैक्टर या कोई आपस की लड़ाई, पार्टी का कोई मसला नहीं हाईलाइट होना चाहिए। वहाँ पे भी अली अमीन गंडापुर साहब मिसिंग होते हैं। अच्छा, वो तासुर ये देते हैं कि चूंकि हमारे फॉलोअर्स ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हम एस्टैब्लिशमेंट के साथ कहीं पे नजर ना आए, क्योंकि उनको ये लगता है कि एस्टैब्लिशमेंट ही उनके साथ नहीं चल पाई। तो फिर अली अमीन गंडापुर साहब पे अंदर से पार्टी के लोग भी तनकीद करते हैं। बड़ी मुश्किल पोजीशन है अगर आप सच पूछिए तो, कि अली अमीन गंडापुर की पोजीशन में अगर आप भी हों, फिर डॉक्टर फिदा आप भी बड़ी मुश्किल में होंगी और सब आप पे तनकीद कर रहे होंगे, क्योंकि उन्हें देखिए, एक तो है कि जो सियासत के तकाजे पूरे करने, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ अ वेरी सेंसिटिव प्रोविंस, उनको एस्टेब्लिशमेंट से बात करना उनके लिए जरूरी है, पाक से उनको राब्ता करना जरूरी है, वो वर्किंग रिलेशनशिप होता है। ठीक है ना। अच्छा, अब लेकिन क्योंकि पीटीआई के हार्ड लाइनर्स इतने ज्यादा दुखी हैं, या उनका जो एक बड़ा उनका जो वो है, वो समझते हैं कि जी कोई अगर जरा से भी बात करेगा तो वो जो है कॉम्प्रोमाइज कर रहा होगा। अब जरा कि अब चीजों को इतना ज्यादा पोलराइज कर दिया गया है तो उसके अंदर चीजें जो है ना नॉर्मल। मेरा सवाल बेसिकली क्या था, मेरा सवाल बेसिकली ये था। अब तो मेरे दो सवाल है ना, एक तो आपने कहा अगर उनकी पोजीशन पर आप हो तो आप क्या करें, मैं तो खैर रिजाइन कर दूं, मैं इतनी बातें सुनूं ही ना। आमिर ज़िया साहब अगर हो वहाँ पर अली अमीन गंडापुर की जगह, तो आमिर ज़िया साहब क्या करें? एक तो मेरा ये सवाल हो गया, क्रॉस क्वेश्चन। दूसरा सवाल ये था कि जो मेरा सवाल था बेसिकली, मैं जानना ये चाह रही थी कि पीटीआई को इस टाइम पे एस्टैब्लिशमेंट से बहुत से गिलेंगे, आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ,
और हमेशा वो कहते हैं जी हम तो मुक्तदरा से ही बात करेंगे। बड़ी बार जवाब मिला कि जी सियासी लोगों से बात करें, हमसे क्यों बात करनी है। और जिस किस्म की बातें इमरान खान साहब करते रहे, सिटिंग जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है उसके बारे में वो आपको भी पता है, मुझे पता है, सबको पता है कि ढकी छुपी नहीं है। अब अली मीन गंडापुर साहब उसी इस्टेब्लिशमेंट को जब आंखें दिखाते हैं तो तनकीद भी सुनते हैं। अली मीन गंडापुर साहब की पोजीशन आपको समझ क्या आती है? देखिए, वो एक कहते हैं तलवार की धार पे चलना, उर्दू का मुहावरा है, तो वो तलवार की धार पे चल रहे हैं। और वो उस तरह का उनके कारकुनों की समझना चाहिए कि उस तरह का वो जानिसारों वाला खुदकुश पोजीशन नहीं ले सकते कि जिनकी उनसे तवक्को की जा रही है। या तो आप कहते जी हमने हुकूमत को आग लगानी है, अपनी छोड़ना है और हमें लड़ना है। अच्छा, लेकिन ये भी क्लियर होना चाहिए कि पीटीआई कोई इनकलाबी कोई ग्रुप तो नहीं है कि वो जाके जिद्दोजहद शुरू कर दे। वो एक डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टी है, मिडिल क्लास अपर मिडिल क्लास के लोग हैं, तो जलसा जुलूस तो कर सकते हैं, एहतजाज कर सकते हैं, बहुत वो पत्थर मार सकते हैं। तो इससे ज्यादा तो उनका मतलब है वो कोई तवक्को भी नहीं करता, ना उन्हें करना चाहिए। अब यहाँ पर जो है जो मैंने कहा तलवार की धार पे उनको चलना है, वो ये है कि जी एक्सपेक्टेशंस क्या है और रियलिटी क्या है, उसके दरमियान तवाजुन रखना। अब यहाँ पे मैं समझता हूँ पीटीआई को अपना डिस्कोर्स सोचना चाहिए कि एक तरफ जैसे ना, देखिए मुझे इस पे एतराज नहीं कि अगर वो कहते हैं कि हमें मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है, क्योंकि हमें पता है कि जी जो असल ताकत का मंबा है वो इस वक्त जो है हमारी फौज है, हमेशा की तरह, इसमें कोई दो राय नहीं लेकिन है। उन्होंने तो बारहा इनकार किया ना आमिर ज़िया साहब, उन्होंने कहा कि हमसे बात क्या करेंगे आप? मैं पूरी बात कर रहा हूँ, मैं पूरी बात कर रहा हूँ ना कि भाई मैं उसकी बात करूँ सिनेरियो की जो हकीकत है। ठीक अच्छा, है। अगर ये हकीकत ना होती तो सदर ट्रम्प भी किसी और से बात करते। उन्होंने भी क्यों आर्मी चीफ से बात की? उन्हें पता है कि जी जहां पर फैसला होना है, जहां पे मामला निमटने हो, तो आर्मी चीफ है, वो शहबाज शरीफ साहब नहीं है। तो वरना आप देखिए ना, वरना कभी अनप्रेसिडेंटेड है ना कि कोई आर्मी, कोई फील्ड मार्शल, कोई जो फौज के सरबराह जाके सदर अमेरिका के सदर से मिले, नहीं होता ऐसा। ठीक है। हमारे जो लोग मिले फौजी हुक्मरान, वो हुक्मरान थे तो मिले। तो एक बिल्कुल नई चीज हुई। जब अमेरिका को भी पता है तो पीटीआई को भी पता है ये बात। लेकिन आमिर साहब अब उसमें एक पीटीआई और का बात भी मसला तो है ये ना, है, उसमें एक बात अब ये, सॉरी मैं पीटीआई आपकी का बात मसला काट ये रही है हूँ, यार, उसमें मसले एक मसले विनिंग पे कमांडर से भी मिले ना वो। उस टाइम पे जो हमारा भारत के साथ मामला चल रहा था, भारत पे जंगी जुनून सवार था, हम एक विनिंग कमांडर हमारे वहां पे खड़े हुए थे, हमने उनका राफेल, उनका गुरूर खाक में मिला दिया। किस तरह हमने उनको फिर जवाब दिया, इनका जवाब पत्थर से। आप तो ये दुरुस्त बात कह भी अब रही है। देखें ना कि मैं कह रहा हूँ उस सिनेरियो के बाद मुलाकात जब हुई तो वो एक विनिंग कमांडर भी वहां खड़ा हुआ था। विनिंग मैं वही वही थे तो फौज के सरबराह ना, फौज के सरबराह है वो, और वो विनिंग है, वो ताकत का मंबा है भाई। विनिंग तो फिर प्राइम मिनिस्टर को क्यों नहीं बता लिया? वो भी एक विनिंग नेशन के प्राइम मिनिस्टर थे। बात ये थी कि उन्हें भी पता है कि ताकत का मंबा क्या है। पीटीआई की गलती क्या हो रही है? उनकी गलती ये हो रही है कि अगर वो एस्टेब्लिशमेंट से गुफ्तगू करना चाहते हैं, और वहां पे आपको पता है बहुत ज्यादा, आपको ही मैं लफ्ज इस्तेमाल करूंगा कि ट्रस्ट डेफिसिट बहुत ज्यादा है, तो कुछ अरसे आपको जो है सीज फायर करना पड़ेगा, बेशक वो एक तरफा सीज फायर हो। ठीक है। और फिर बहुत ही अंदरूनी तौर पे सटल तरीके से फौज के साथ आपको अपने रास्ते खोलने पड़ेंगे। और आप जो एक खुल्लम खुल्ला तनकीद करते हैं उनके ऊपर, अच्छा, मतलब ये नहीं ठीक करना है, चाहिए आपको। ठीक है। उसके बाद जब कुछ हालात बेहतर होते हैं, इत्मीनान साजी होती है, क्योंकि देखिए फौज जो होती है, इस्टेब्लिशमेंट जो होती है, किसी सियासी जमात की नहीं होती, वो पूरे मुल्क की होती है। ठीक है। उसके लिए सब लोग बराबर होते हैं, तो वहां पर आपको जगह मिलेगी बात करने की। लेकिन अगर आप ये कहें कि जी मैं तनकीद करूंगा और फिर मैं बात करूंगा, तो जाहिर है कि एस्टेब्लिशमेंट बहुत मजबूत है, वो ये नहीं करेगी। वो जो भी करेगी वो बहुत ही खामोशी के साथ सटल तरीके से करेगी। तो यहाँ पर पीटीआई को खुद तनकीदी अच्छा करनी चाहिए आमिर अपने ज़िया ऊपर कि साहब, हम जो है, ठीक है, हम डंडा ना घुमाएं, ठीक है। हम आमिर डंडा ज़िया ना साहब, घुमाएं, हम गुफ्तगू मेरे करें। प्रोग्राम जी। में इमरान खान के एक वकील ये गुफ्तगू करके गए। उन्होंने कहा कि जी जब हमारी मुलाकातें होती हैं इमरान खान साहब से जेल में, तो इमरान खान साहब से हम ये सारी बात करते हैं कि जी आपकी पार्टी आपस में जो गुत्थम गुत्ता है, तितर बितर है, और एक दूसरे पर तनकीद करती है, शक व शुबे की नज़र से देखती है एक दूसरे को। तो मैंने पूछा कि फिर इमरान खान साहब इस बात पे जवाब क्या देते हैं। उन्होंने ऑन रिकॉर्ड मेरे प्रोग्राम में ये बात की कि इमरान खान साहब सारी सिचुएशन को समझते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि मेरे पास ऑप्शन ही कोई नहीं है। मतलब इमरान खान साहब मजबूरी में अली मीन गंडापुर साहब को ऑप्शन समझते हैं। उनकी बेबसी मुझे समझ नहीं आती है। आप सीनियर तजियाकार हैं, सीनियर आपको सहाफ़ी समझ में हैं, आनी चाहिए। आप अभी बताएं ना, मैं आपसे माशाल्लाह समझना चाहती हूँ कि इमरान मैं खान बता रहा हूँ साहब, आपको। इमरान खान साहब के लिए क्या मतलब ये कड़वी गोली अली मीन गंडापुर साहब जिसको वो निगल रहे हैं। देखिए आप माशाल्लाह फ्रंट लाइन वो हैं, हमारी एंकर पर्सन है, और आपको और मुझे दोनों को पता है ये बात। और इमरान खान की जो मजबूरी ये है कि उनका पार्टी के लोगों से राब्ता और ताल्लुक नहीं हो पा रहा, क्योंकि उनकी इतनी पाबंदियां लगी हुई है कि वो अपना मैसेज पुट अक्रॉस नहीं कर पा रहे। जब भी कोई आप इन हाउस तब्दीली लेकर आते हैं, आप कोई भी बैटिंग ऑर्डर में तब्दीली करते हैं, पूरी एक्सरसाइज होती है। ठीक और है। उसको जो है, जब आप हालत जंग में होते हैं तो आप घोड़े नहीं बदला करते। या तो सुकून के दिन होते हैं ना कि सुकून में आपने बदल लिया। आपको पता है कि फ्रैक्चर पार्टी है, पार्टी अंडर असॉल्ट है,
तो आप अगर करेंगे तो मजीद शराजा बिखरेगा। अच्छा, आप अगर देखें जो दीगर पॉलिटिकल पार्टी थी, नून लीग थी, वो बिल्कुल पसपा हो गई थी। जब 99 में मुशर्रफ साहब आए थे, वो खात्मा बिल खैर था उस पार्टी का, ठीक है ना, और सबके सब काफ में चले गए थे। और जब पीपल्स पार्टी की जो बड़ी अक्सरियत थी, जब ज़ियाउल हक साहब का मार्शल आया था, तो वो सारी की सारी गायब हो गई थी, जैसे गधे के सर पे सींग, ज्यादातर लोग, ठीक है ना, बहुत कम जियाला एलिमेंट वर्कर रह गया था। तो यहाँ पर सर भी अभी तो बड़ी बात मार्शल है लॉ कि नहीं है ना, आप मार्शल लॉ के एग्जांपल्स क्यों दे रहे हैं? मैं बता रहा हूँ कि लेकिन क्रैकडाउन तो है ना, क्रैकडाउन तो है ना, उनकी जो क़यादत जेल में तो है ना। जब जब क़यादत पे क्रैकडाउन आता है, जब आप कहते हैं घोड़े से उतरते हैं, आप ये बात करें ना, बेनजीर 97 में उनको हटाया गया, सब मुश्किल में आ जाते हैं, पार्टी जो है सुकड़ जाती है, चिमट जाती है। यहाँ पे इन लोगों ने इतना अपने आप को संभाला हुआ है कि हालांकि सारे बड़े बड़े नाम चले गए, लेकिन ये है वहां पर अच्छा, ग्राउंड लेकिन पर आमिर है। साहब आप एक और पॉइंट पे भी गौर करते होंगे, आप एक और पॉइंट भी देखते होंगे कि पीपल्स पार्टी पे भी मुश्किल टाइम आया होगा, ऑफ कोर्स आया था, और बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने बड़ा एक अच्छा किरदार अदा किया था, एक बेटी चट्टान की तरह मजबूत और बेटों से ज़्यादा बढ़कर वो किरदार था। और इसी तरह मरियम नवाज़ ने भी अपने वालिद के साथ मुश्किल वक्त जब देखा, जेल भी गई और वो खड़ी रहीं, डटी रहीं। अच्छा, मैंने पीटीआई में एक चीज़ें देखी है कि पीटीआई में ऑफ कोर्स एक तो ये बात है कि आप कोई भी आपकी बेटी या बेटे की तरह आपके लिए स्टैंड नहीं ले सकता, ये एक फिर मरूसियत वाला एक एलिमेंट आ जाता है, फैक्टर आ जाता है। शायद इसीलिए कासिम सुलेमान की एंट्री के हवाले से खबरें आईं, गो कि उन्होंने वाले से मुलाकात करनी थी, लेकिन यहाँ तक कहा गया कि वो शायद उस तहरीक को लीड करें, क्योंकि ज़ाहिर बात है कि इमोशनल फैक्टर आता है कि जो बच्चे होते हैं वो वालिदैन के लिए जितना वो केस लड़ सकते हैं बड़ी मजबूती के साथ उन हालात में, उस तरह शायद को वर्कर नहीं कर सकता। लेकिन खैर इसमें भी मिली जुली राय आप बेहतर समझते हैं, वो मरूसियत का जो अंसर है उस पर सवाल आ जाता है। लेकिन जो वर्कर्स हैं पीटीआई के, कोई भी वर्कर एक दूसरे को, आप मुझे बता दें कि कौन है जो एक दूसरे को शक की नज़र से नहीं देख रहा। आपके साथ ऑफ द रिकॉर्ड भी जब लोगों की कोई बैठक लगती होगी, ऑन रिकॉर्ड अब इस तरह की बातें आती हैं कि तमाम लोग एक दूसरे पर शक शुबा कर रहे होते हैं। विद इन पीटीआई बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं। एक बात समझे कि ये जो आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि पीटीआई में मौरूसियत का उनसर नहीं है, अगर आ जाता है तो इसमें और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और इसमें और नून लीग में फर्क नहीं रहेगा। ये चीज जो है मुमताज करती है पीटीआई को तो दीगर अगर आ जमातों से। जाता अगर ये आप उनसर, जमहूरियत पसंद है, अगर ये उनसर आ जाता तो क्या तो फिर ये उनके बेहतर हो जाता मामला? नहीं, मैं तो देखिए, मैं तो बड़ा जमहूरियत पसंद आदमी और मैं सख्त खिलाफ हूँ मौरूसी सियासत के, ठीक है। ठीक है ना। ये मेरा बहुत पोजीशन है जो मैं मुखालिफ, जो तनकीद करता हूँ मैं पीपल्स पार्टी पे भी, नून लीग पे भी। उसकी बड़ी वजह यही है कि मेरिट पे लोग आना चाहिए, और ये नहीं कोई जागीर नहीं होती जमहूरियत में कि जी वो बाप है, फिर बेटा आएगा, फिर पोता फिर आएगा, कोई फिर नवासा वर्कर आएगा, जो है ये वो नहीं होता। इमरान खान के लिए उस तरह पोजीशन क्यों नहीं ले पा रहा? मैंने अर्ज किया ना कि वो बेचारा, उसने पोजीशन ली ना कि पार्टी खत्म हो गई थी, उसने निकल के वोट डाल दिया। वो यही कर सकता है ना। आप क्या तो वो करते हैं, वो क्या घोड़े में बैठ के क्या तलवार चलाना शुरू कर दे? वो तो नहीं करेगा। वो तो ठीक है, वोट डालने वाले लोग हैं ना, जमहूरियत है। तो वो जो कर सकते थे उन्होंने कर दिया पिछले फरवरी के इंतखाबात के अंदर ना। इससे आगे आप उनसे क्या तो करते हैं कि भाई जब यहाँ पर इस वक्त जो है जलसा जुलूस की इजाजत नहीं है, पुरअमन आप जो है गैदर नहीं कर सकते, उनके ऊपर तो सारे दरवाजे बंद हो गए ना। ठीक। उन्होंने हर कानूनी तरीके पे चले, वो रास्ता बंद हो गया, कानून तब्दील कर दिया, जुडिशरी को तब्दील कर दिया। तो ये भी तो हकीकत है ना। तो पीटीआई की मुश्किलात जो है, मैं समझता हूँ जो 77 में भुट्टो साहब की पार्टी की होती थी, उससे बड़ी मुश्किलात है इनके सामने। तो आगे और तहरीक फिर देख रहे हैं आप, तहरीक देख रहे हैं 90 दिन का जो एक अल्टीमेटम गंडापुर साहब ने दिया, उसमें क्या देख रहे हैं? केपीके में कोई बड़ी तब्दीली? एक तो मैं दुआगो ये हूँ कि पाकिस्तान के फैसले सड़कों पे ना हों। फैसले जो हैं फाहम व तफहीम से, गुफ्तगू से हों। सड़कों पे फैसले अच्छे नहीं होते। मेरे ख्याल से आपकी दुआ कबूल हो जाएगी, हमारे लिए जो है क्योंकि सड़कों पर नहीं निकलेंगे लोग आमिर साहब, अब तक की जो कैलकुलेशन है उसके मुताबिक। अब ये मैं प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। कराची में बैठ के जी, जी। पंजाब का मूड है और ये उनका चैलेंज है। हम पहले से नहीं कह सकते निकलेंगे नहीं ठीक है, निकलेंगे, ठीक मतलब है। वी आर नॉट द ठीक, पार्टी वर्कर्स ठीक है। ना। लेकिन आप अपनी ना, दुआ की तो कबूलियत पे यकीन रखें। हाँ, मैं ये कहता हूँ कि नहीं, मसला भी हल हो ना, ठीक है, मसला हल हो। देखिए, ठीक है। वो ना निकले, क्या अगर नहीं निकलते तो क्या पाकिस्तान की सियासत सीधी हो जाएगी? पाकिस्तान की सियासत में जो खलफिशार है, जो टेढ़ापन है, इस गवर्नमेंट की लेजिटिमेसी को लोग क्वेश्चन करते हैं, वो क्या करना छोड़ देंगे? वो करेंगे। ठीक है। वो टेढ़ापन तो रहेगा। तो आपको यहाँ पे चाहिए कि भाई मामला सब पाकिस्तानी है, मसलों को हल करें और आईन और कानून के मुताबिक चलें। अब अगर मतलब है उसके अंदर हम देखते हैं कि आप आईन बदलते हैं, कानून बदलते हैं, तो ज्यादा, क्योंकि तो पाकिस्तान में देखिए बड़े मसलों का शिकार है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी है, भारत से हमारी दुश्मनी है, भारत दोबारा पलटेगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि मोदी सब मुश्किल में अपने मुल्क में, तो वो चाहेगा कि किसी तरह से कोई और मुहिम जोई करे पाकिस्तान के खिलाफ। हमें पता है ठीक। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है, केपी में हो रही है, तो हमें बहुत ज्यादा मसाइल का शिकार है।
ठीक। तो वो लोग जो प्रो पाकिस्तान है, पीटीआई एक सेंट्रिस्ट जमात है, प्रो पाकिस्तान जमात है, उनको बैठकर आपको मनाना पड़ेगा, उनके कुछ बातें उनकी ठीक है जी। मानेंगे, कुछ अपनी मनवाएंगे, चलें। तो यहाँ से फिर आपकी गाड़ी आगे बढ़ेगी, वरना बड़ा मुश्किल होगा चलें फिर हम भी साहब। आगे बढ़ते हैं क्लोजिंग की तरफ। बहुत शुक्रिया आमिर ज़िया कीमती वक्त के लिए। और नाज़रीन इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते, सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की, दुआ में याद रखिएगा, अपने अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।